कहानी की शुरुआत में हम लॉर्ड ओजुन को देखते हैं, जो बच्चों को खतरनाक ट्रेनिंग देकर निंजा बनाता। सदियों से उसके ओजुन कबीले के लोग बच्चों को अगवा करके उन्हें असेसिन बनाने का काम करते। ये निंजा इतने माहिर होते हैं कि एक पल में ही किसी की जान ले सकते हैं, पर ये सिर्फ 50 किलो सोने में बिक जाया करते थे और कोई भी रईस ज्यादा किसी का भी मर्डर करवाने के लिए इनका इस्तेमाल किया करता था। एक दिन ओजुन एक लावारिस बच्चे को लेकर आया जिसका नाम राइजो था। ओजुन को एहसास हो गया कि ये आगे चलकर एक महान निंजा बनेगा, इसीलिए वो उसे अपना बेटा मानने लगा, जो उसके बाद पूरे कबीले का लीडर बनने वाला था। ओजुन ने उसकी कड़ी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। ट्रेनिंग इतनी ज्यादा कठिन थी कि छोटी सी उम्र में ही उसकी बॉडी पर अनगिनत घाव थे और वो इतना काबिल बन गया था कि उसने सभी को बुरी तरह से घायल कर दिया। ओजुन कहता है, आज की इस लड़ाई से तुम्हें सीख मिलेगी कि जिंदगी एक जंग है और तुम इसका सच जानते हो। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ऐसे अकेला छोड़ दिया जैसे तुम गली के कोई कुत्ते हो। इस तरह तुम मर चुके होते, पर तुमने जीने के लिए अपनी मौत से लड़ाई की और आज यहाँ खड़े हो। हर लड़ाई में तुम्हें इसी तरह बिना डरे, बिना घबराए और बिना दया दिखाए दुश्मन का सामना करना होगा। दर्द कमजोरी की जड़ है और तुम्हें याद रखना होगा कि कमजोर होने पर ही हमें परेशानी होती है। निंजा को हमेशा छिपकर काम करना पड़ता था, जिससे जरा सी आहट काम बिगाड़ सकती थी। ओजुन ने उसे लकड़ी के ट्रे पर चलना सिखाया। अगर थोड़ी सी भी आवाज होती तो ओजुन उसे बहुत ही बुरी तरह मारता। साथ ही बताता है कि तुम्हें कमजोरियों से नफरत करना सीखना होगा और खासकर अपनी खुद की कमजोरियों को पूरी तरह से खत्म करना होगा। उसके पैर से खून बह रहा था, मगर फिर भी वो दर्द सहकर ट्रैप को पार कर लेता है। उसके पैर में इतना दर्द था कि रात को वो सो भी नहीं पा रहा था। किरिको नाम की लड़की उसके पैरों पर मरहम लगा देती है, जिससे उसे काफी आराम मिला। किरिको भी एक निंजा ही थी, पर उसे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं था। कुछ सालों की कड़ी मेहनत के बाद राइजो काफी ताकतवर बन गया। एक दिन वो ताकेशी से लड़ाई लड़ रहा था और लगभग वो जीत ही चुका था, पर ताकेशी धोखे से उसे घायल कर देता है, जिस वजह से वो जमीन पर जा गिरा और उसे काफी दर्द हुआ, पर वो हार चुका था। यह बात ओजुन को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने राइजो के पेट पर जोरदार हमला किया, जिससे उसे बेइंतहा पीड़ा होने लगी। किरिको राइजो को दर्द में देखकर काफी दुखी थी, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। राइजो ने इतना दर्द से लिया था कि सुबह होते होते वो पूरी तरह से दर्द को काबू में करना सीख गया और शांति से बैठ गया। यह देखकर ओजुन काफी खुश हुआ। किरिको पेड़ों पर बंधे तार को काटने लगी। राइजो कहता है, अगर मास्टर को इस बारे में पता चल गया तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगी। वो कहती है, पेड़ों के दिल जानते हैं कि उन्हें किस तरह पढ़ना है, इसीलिए हमारा इन्हें कंट्रोल करना ठीक नहीं। वो कहने लगा, आखिर तुम कैसी बातें कर रही हो, पेड़ों का कोई दिल नहीं होता। दोनों एक दूसरे के दिल की आवाज सुनते हैं और उन्हें थोड़ा ही सही पर एक दूसरे से प्यार हो जाता है। रात में ओजुन ने दोबारा ट्रेनिंग शुरू कर दी, जिसके लिए राइजो की आंखों पर पट्टी बांध दी गई। ओजुन कहता है, पूरे एक साल तुम्हें बिना अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल किए रहना होगा और सबसे पहले तुम अपनी आंखों का इस्तेमाल किए बिना लड़ना सीखोगे। ताकेशी तलवार की मदद से राइजो पर हमला करने लगा। आंखों पर पट्टी होने की वजह से उसे कुछ पता नहीं चल पा रहा था और ताकेशी उसे नीचे गिरा देता है, पर धीरे धीरे राइजो ताकेशी के कदमों की आवाज और तलवार की आवाज सुनने लगा। आखिर में वो अपने चेन नाइफ का इस्तेमाल करके उसे नीचे गिरा देता है। सीन कुछ दिनों बाद शिफ्ट होता है। एक रात जोरदार बरसात हो रही थी। इस मौके का फायदा उठाकर किरिको ओजुन कबीले छोड़कर भागने लगी। राइजो से रोककर कहता है, अगर मास्टर को पता चल गया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। किरिको उसे किस करके कहती है, मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं और मैं ओजुन के अत्याचार से परेशान हो चुकी हूँ। मुझे यहाँ से जाना होगा और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। पर राइजो ने साथ जाने से मना कर दिया, क्योंकि ओजुन के प्रति वो वफादार था। किरिको उसके फैसले की इज्जत करती है और दीवार फांदकर वहां से भाग गई, लेकिन ओजुन को किरिको के बारे में पता चल गया था और उसे पकड़ लिया गया। अगले दिन ओजुन के कहने पर ताकेशी ने सबके सामने किरिको के सीने में तलवार घोंप दी, जिससे उसकी डेथ हो गई। राइजो को इससे काफी दुख होता है, पर वो चाहकर भी कुछ न कर सका। कुछ सालों बाद ओजुन राइजो को उसके पहले मिशन पर लेकर गया। वो उसे किंगपिन नाम के बिजनेसमैन की महंगी घड़ी लाने के लिए कहता है। राइजो ने घड़ी लेने के लिए किंगपिन पर हमला कर दिया, पर उसके हमलों का किंगपिन की मोटी चमड़ी पर कोई असर नहीं पड़ा और किंगपिन ने उसे पीटना शुरू कर दिया। राइजो ब्लेड का इस्तेमाल करके किंगपिन को बुरी तरह घायल कर देता है और उसका सिर पकड़कर टॉयलेट सीट पर मारने लगा, जिससे उसकी डेथ हो गई। राइजो भी बुरी तरह से घायल हो गया था, पर फिर भी घड़ी लेकर ओजुन के पास चला जाता है। ताकेशी एक लड़की को पकड़कर वहां ले आया, जो कबीला छोड़कर भागने की कोशिश कर रही थी। ओजुन राइजो से उस लड़की को मारने के लिए कहने लगा। उस मासूम लड़की को
देखकर राइजो को अपनी लवर किरिको की याद आ गई, इसीलिए उसने लड़की पर नहीं बल्कि चेन नाइफ की मदद से ओजुन के चेहरे पर हमला कर दिया। ओजुन को इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसने सारे निंजा को से मारने का आदेश दे दिया। राइजो कई निंजा को मार देता है पर अकेले सबका सामना नहीं कर सकता। निंजा उसे बुरी तरह घायल कर देते हैं और वह बिल्डिंग से नीचे नदी पर गिर पड़ता है। अब हम ओसाका के खतरनाक गुंडे याकुजा को देखते हैं। वो अपनी पीठ पर टैटू बनवा रहा था। सुई चुभने की वजह से उसे काफी दर्द हो रहा था और वह टैटू मास्टर को गाली देने लगा और उसके गले पर पिस्टल तान दी, पर टैटू खत्म होने से पहले वह उसे नहीं मार सकता था। अचानक उसका साथी एक लेटर लेकर आया पर उसमें कोई खत नहीं बल्कि सिर्फ काली रेत थी। काली रेत को देख याकुजा और उसका साथी हंसने लगे, जबकि टैटू मास्टर के हाथ से सुई जमीन पर गिर गई। उसने बताया कि सालों पहले एक आदमी को ऐसा ही खत मिला था और उसके साथी भी तुम्हारी तरह हंस रहे थे, पर फिर वो परछाइयों से निकल कर आए और उन्होंने सब लोगों को मार डाला। याकुजा पूछता है आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो? टैटू मास्टर अपनी छाती पर बना निंजा टैटू दिखाकर कहता है मैं उसका नाम नहीं ले सकता, पर उस वक्त उन्होंने मेरे ऊपर भी हमला किया, पर खुशकिस्मती से मैं जिंदा बच गया क्योंकि दिल राइट साइड में था। गुंडे समझ गए कि वो निंजा की बात कर रहा है पर उन्हें लग रहा था कि वो सिर्फ उन्हें डरा रहा है। तभी निंजा ने एक ही हमले में उसके साथी के चेहरे के 2 टुकड़े कर दिए। देखते ही देखते वहाँ अंधेरा हो गया। सब बहुत डर गए और अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे, पर निंजा एक एक कर उन सबको मारने लगा। गुंडों ने गोलियां चलाने की कोशिश की पर कोई फर्क नहीं पड़ा। निंजा ने उसके सभी साथियों को मार डाला। याकुजा बहुत डर गया और पैसों का लालच देने लगा। टैटू मास्टर कहता है तुम उसे खरीद नहीं सकते क्योंकि वो हमारी तरह इंसान नहीं बल्कि नरक से आया एक शैतान है जो सिर्फ अपने मास्टर के हुक्मों पर चलता है। तभी निंजा ने याकुजा को मार दिया। निंजा परछाइयों से बाहर निकलकर टैटू मास्टर के सामने आ गया। टैटू मास्टर उससे बात करने की कोशिश करता है पर निंजा ने उसे भी मार दिया। उधर बर्लिन में यूरोपोल एजेंट मीका ओजुन कबीले के बारे में छानबीन कर रही थी। वो अपने साथी एजेंट रायन को बताती है कि कई फाइलें पढ़ने के बाद मुझे पता चला है कि ओजुन नाम का पूरा कबीला अमीर लोगों के लिए हत्याएं करता है। ये अनाथ बच्चों को अगवा करके बचपन से ही निंजा बनने की ट्रेनिंग देते हैं। रायन उसकी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा था। मीका उसे कुछ फाइलें दिखाकर कहती है कि कुछ वक्त पहले ओसाक में याकुजा की हत्या में भी निंजा शामिल थे। मेरे पास ऐसी हत्याओं के बहुत सारे सबूत हैं जिनमें ओजुन कबीले ने 50 किलो सोने की कीमत में हत्याएं की है। यहाँ तक कि रूस के प्रेसिडेंट की हत्या के 1 महीने पहले भी शंघाई के बैंक में ठीक उतने ही पैसे भेजे गए जिससे हम 50 किलो सोना खरीद सके। सारी रिपोर्ट से देखकर रायन को भी इस पर भरोसा होने लगा और वह खुद इस केस पर छानबीन करने लगा। काफी छानबीन करने के बाद उसे पता चलता है कि कोल्ड वॉर के वक्त एलेक्सी सेवेटिन नाम के जासूस की रिसर्च के हिसाब से लगभग सारी राजनीतिक हत्याएं बहुत पुराने 9 कबीलों के द्वारा करवाई गई थी, पर सबने एलेक्सी को पागल कहा और उसे काम से निकाल दिया गया। मीका को समझ में आ गया था कि एलेक्सी को जरूर कोई खास बात पता है जो आम लोगों को नहीं पता चलनी चाहिए, इसी वजह से उसे काम से हटा दिया गया। वह बिना वक्त लगाए एलेक्सी से पूछताछ करने के लिए उसके घर चली गई। एलेक्सी की पत्नी बताती है कि रूस के प्रेसिडेंट की मौत के कुछ दिनों बाद जैसे ही सरकार को एलेक्सी की रिपोर्ट्स के बारे में पता चला, उन्हें काम से निकाल दिया गया। काम से निकालने के बाद एलेक्सी ने हर तरह के लॉक्स, कैमरे, मोशन सेंसर और लाइट्स लगवा लिए। उनका कहना था कि कहीं भी अंधेरा और परछाई नहीं होनी चाहिए। एक दिन अचानक एक लड़का उनसे मिलने आया और काफी देर बातें करने के बाद वह चला गया। उस लड़के से मिलने के बाद वो बहुत डरे हुए थे। उसके बाद एक रात अचानक सारी लाइट्स बंद हो गई और कुछ लोगों ने एलेक्सी को मार डाला। यह सब बताकर उसकी पत्नी ने मीका को एक बॉक्स दे दिया। मीका घर जाकर बॉक्स चेक करने लगी। अंदर उसे ओजुन कबीले की काफी रिपोर्ट्स और एक वीडियो कैसेट मिली। वीडियोस में राइजो एलेक्सी के घर के बाहर निंजा को पीट रहा था, जिससे मीका को लगता है राइजो भी एलेक्सी को मारना चाहता था। रिपोर्ट्स में लिखा था 14वीं सदी के स्क्रॉल्स में 9 कबीलों में से पुराने ओजुन कबीले का जिक्र है। एक बार इस्लामी खोजकर्ता बतूता ने ओजुन कबीले के लोगों के साथ सफर किया। उस वक्त ओजुन कबीले अनाथ बच्चों को लेकर बर्फीली पहाड़ों में छिपे अपने खुफिया ठिकाने पर ले जा रहे थे। 10 साल
से भी कम उम्र के बच्चों के बीच मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस होती है। सारी चीजें पढ़ने के बाद मीका काफी हैरान थी। वह रायन से मिलने के लिए जाने लगती है, लेकिन रायन पहले से उसकी गाड़ी में बैठा हुआ था। वह बताता है कि इंटरनल अफेयर्स, होमलैंड सिक्योरिटी और CIA के साथ मिलिट्री फोर्स के ऑफिसर्स उसके पीछे लगे हुए हैं। अब मुझे समझ में आ गया कि 9 कबीलों के बारे में पता चलने की वजह से ही सरकार ने एलेक्सी को काम से निकाला। यह केस हमारी पहुंच से बाहर है। बेहतर होगा कि तुम अपना सारा सामान लेकर कुछ वक्त के लिए बर्लिन छोड़कर चली जाओ। मीका उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर जैसे रायन उसे एक पिस्टल देता है, मीका को समझ में आ गया कि बात कितनी आगे तक पहुंच चुकी है। वह अपना सामान लेने के लिए घर चली गई। पूरे अपार्टमेंट में लाइट नहीं आ रही थी, इसीलिए मीका गन हाथ में पकड़कर अपना बैग पैक करने लगी। उसे वहाँ एक लेटर मिलता है जिसके अंदर काली रेत थी। मीका को समझ में आ गया कि ओजुन कबीले के निंजा उसे मारने के लिए आ चुके हैं। तभी एक निंजा उस पर हमला कर देता है, मगर राइजो भी वहाँ आ चुका था और उसने निंजा को रोक दिया। मीका निंजा पर गोली चलाती है, पर उसने गन को दूर फेंककर मीका को नीचे गिरा दिया। राइजो ने निंजा से लड़ते हुए उसकी गर्दन में चेन नाइफ घुसेड़ दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मीका फिर से गन उठा लेती है, पर राइजो परछाइयों में छिप चुका था। वह कहता है, इस छोटी सी बंदूक से तुम उनका सामना नहीं कर सकती और तुम्हें मारे बिना वो चेन से नहीं बैठने वाले। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मीका के पास कोई रास्ता नहीं था और अपनी बंदूक नीचे कर लेती है। राइजो परछाइयों से निकलकर उसके सामने आ गया और अपना मास्क उतार देता है। उसका चेहरा देख मीका शॉक्ड हो जाती है। वह कहती है, मैंने तुम्हें एक वीडियो में देखा था जब तुम एलेक्सी के घर पर किसी से लड़ रहे थे। क्या तुमने एलेक्सी को मारा? मीका कहती है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो ओजुन कबीले का निंजा था और ओजुन कबीले पिछले हजारों सालों से सरकारों को ट्रेंड हथियारे बेच रहा है। वो हर वक्त किसी के लिए हत्या करते हैं और उन्हें 50 किलो सोने के बराबर रकम देता है। अचानक बहुत सारे निंजा वहाँ जाते हैं, मगर राइजो को पहले से ही उनके बारे में पता चल गया था और वो मीका के साथ कार में बैठकर वहाँ से दूर आ गया। मीका कहती है, मुझे समझ में आ गया कि तुम एक अनाथ थे जिसे ओजुन कबीले ने ट्रेनिंग देकर हत्यारा बनाया, पर फिर किसी वजह से तुम उनके खिलाफ हो गए। मैं सिर्फ उनके बारे में रिसर्च कर रही थी, जिस वजह से वो मुझे मारना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारे धोखा देने के बाद वो तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। इसके साथ तुम खुद भी उनके खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रहे हो, पर आखिर तुमने मेरी जान क्यों बचाई? राइजो उसे कुछ सालों पहले की बात बताता है, जब उसने किंगपिन की घड़ी चुराने के बाद ओजुन को घायल कर दिया और उसी वक्त से वो ओजुन कबीले का दुश्मन बन बैठा। वो कहता है, मुझे ओजुन से अपना बदला लेना है और उसे ढूंढने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। इसी वजह से मैंने तुम्हारी जान बचाई। ये बातें करते हुए दोनों एक होटल में आ गए। मीका को समझ नहीं आ रहा था कि वो अकेले ओजुन का पता कैसे लगाए, इसीलिए उसने रायन को कॉल करके मिलने के लिए बुला लिया। वो राइजो को रायन के पास लेकर जाती है। तभी यूरोपोल फोर्स ने इलेक्ट्रिक गन से हमला करके राइजो को बेहोश कर दिया और उसे पकड़कर सेफ हाउस में ले आए। मीका रायन से कहती है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? वो हमारे ऊपर भरोसा कर रहा था और तुमने उसे कैद में डाल दिया। रायन कहता है, मुझे नहीं लगता कि हमें इस पर भरोसा करना चाहिए। मुझे लंदन, वाशिंगटन और ओसाका जैसे कई शहरों से इसकी खबर मिली है। हर जगह से ढूंढा जा रहा है और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मीका कहती है, राइजो ने बहुत वक्त पहले उनका साथ छोड़ दिया और अब वो उन्हें रोकने में हमारी मदद करना चाहता है। हमें एक बार उस पर भरोसा करना होगा। अगर तुमने उसे कैद में रखा तो लोग इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रायन उसे एक ट्रेकर देकर कहता है, मैं तुम्हें दोबारा खतरे में नहीं डालना चाहता। अगर तुम किसी मुसीबत में पड़ो तो इसे एक्टिवेट कर देना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इसके अलावा यहाँ इतनी फोर्स मौजूद है, भले ही सारे निंजा यहाँ क्यों ना आ जाए, बचकर नहीं निकल पाएंगे। तभी वहाँ की लाइट चली जाती है। राइजो और मीका समझ गए कि निंजा वहाँ आ चुके हैं, इसीलिए मीका राइजो को आजाद करने के लिए चली गई। निंजा गार्ड्स को मारने लगे और गार्ड्स भी उन पर फायर करने लगते हैं, पर निंजा अंधेरे और परछाइयों का फायदा उठाकर उन पर हावी होने लगे। मीका राइजो की हथकड़ियां खोलकर उसे आजाद कर देती है। एक निंजा वहां आकर उन पर हमला करने लगा, पर राइजो ने आसानी से उसे मार डाला। निंजाओं ने लगभग सारे गार्ड्स को मार डाला था, सिर्फ रायन और उसके कुछ साथी जिंदा बचे थे। राइजो ने मीका को कार लेकर वहां से भेज दिया। एक निंजा मीका की कार पर चढ़कर उसे मारने की कोशिश करता है, पर मीका ने उसके पैर पर गोली मारकर उसे नीचे गिरा दिया और वो उसके सारे हमलों से बचकर वहां से दूर भाग गई। इधर राइजो निंजा से लड़ रहा था। शुरुआत में वो काफी अच्छी फाइट करता है, पर इतने सारे निंजाओं के एक साथ हमला करने की वजह से वो बुरी तरह से घायल हो गया। अपनी जान बचाने के लिए सेफ हाउस से बाहर निकलकर रोड पर भागने लगा। निंजा भी उसका पीछा करके उसे बुरी तरह से घायल
घायल कर देते हैं और ताकेशी उसे मारने वाला था, लेकिन मीका ने कार से टक्कर मारकर उसे दूर गिरा दिया और राइजो को लेकर वहां से भाग जाती है। राइजो ओजुन कबीले की खास टेक्निक की मदद से खुद को ठीक करने लगा और दोनों होटल में आ जाते हैं, पर ज्यादा जख्मी होने की वजह से राइजो बेहोश हो चुका था। मीका को कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए उसने ट्रेकर ऑन करके रायन को सिग्नल भेज दिया, लेकिन रायन के आने से पहले निंजा वहां आ गए। मीका होटल से दूर खड़ी होकर ये सब देख रही थी, पर चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। कुछ वक्त बाद रायन पूरी फोर्स के साथ वहां आ जाता है, पर तब तक निंजा राइजो को लेकर जा चुके थे। निंजा राइजो को ओजुन कबीले के खुफिया ठिकाने पर लेकर आ जाते हैं। इस बीच राइजो ने खास टेक्निक की मदद से अपने शरीर के घावों को ठीक कर लिया। ओजुन सबसे कहता है, आज सबके सामने इसे मारकर तुम्हारे भाई बहनों और हमारे ओजुन कबीले की बेइज्जती का बदला लेंगे। ये कहते हुए वो राइजो के पेट पर हमला करने लगा। राइजो को इससे काफी दर्द होता है और अचानक उसके मुंह से रायन का ट्रेगन बाहर गिर पड़ा, जो मीका ने उसके मुंह में डाल दिया था। ट्रेगर देखकर ओजुन शॉक्ड हो गया, पर वो कुछ समझे उससे पहले रायन ने इंटरनेशनल टास्क फोर्स के साथ निंजा के ठिकाने पर हमला कर दिया। सोल्जर्स आसमान में पावरफुल फ्लेयर्स चला देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ दिन जैसा उजाला हो जाता है। अचानक हुए हमले की वजह से निंजाओं को संभलने का मौका नहीं मिला और बहुत सारे निंजा मारे जाते हैं। ओजुन और बचे हुए निंजा घर के अंदर छिप जाते हैं। मीका ने राइजो को आजाद कर दिया और वो अपना बदला लेने के लिए घर के अंदर चला जाता है। ताकेशी कुछ निंजा के साथ उसे रोकने के लिए सामने आ गया। वो राइजो को गुस्सा दिलाने के लिए किरिको की मौत की याद दिलाने लगा। उसे लग रहा था कि गुस्से में आकर राइजो अपने आप पर काबू नहीं रख पाएगा, लेकिन राइजो ने अपने गुस्से का सही इस्तेमाल किया और चेन नाइफ की मदद से ताकेशी की उंगलियां काट दी, जिससे वो तलवार नहीं पकड़ पाया। राइजो ने उसके दूसरे हाथ में नाइफ घुसाकर उसकी गर्दन में घोंप दिया, जिससे उसकी डेथ हो गई। उसके बाद राइजो ओजुन को मारने के लिए उसके साथ चला गया। वो चेन नाइफ से उस पर हमला करता है, पर ओजुन ने तलवार इस्तेमाल करके नाइफ को चेन से अलग कर दिया। ओजुन कहता है, अगर तुम मुझसे अच्छी तरह से माफी मांगो तो मैं तुम्हारी सारी गलतियों को भूलकर तुम्हें ओजुन कबीले का अगला वारिस बना दूंगा। मगर राइजो अब उसके जाल में नहीं फंसने वाला था। ओजुन उस पर जोरदार हमला करके उसे दूर गिरा देता है। राइजो तलवार लेकर उससे लड़ने की कोशिश करता है, पर अपने ही मास्टर को हराना आसान नहीं था और ओजुन ने उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। वो कहता है, तुम्हारी वजह से इतने लोग मारे गए और हमारी हजारों साल की मेहनत बर्बाद हो गई। तुमने अपने परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। राइजो गुस्से से जवाब देता है, ये मेरा परिवार नहीं है और ना ही तुम मेरे बाप हो। सिर्फ तुम्हें मारने के बाद ही मैं अपनी जिंदगी की पहली आजादी भरी सांसें लूंगा। ये कहते हुए वो उस पर हमला करने लगा। ओजुन शेडो ब्लेडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके परछाई में गायब हो गया और धोखे से उस पर हमला करने लगा, पर इस बार राइजो को उसके बारे में पता था और उसने ओजुन को रोक दिया। राइजो ने उसके ही पैतरे से उसके पेट पर हमला किया, जिससे उसकी हालत खराब हो गई, लेकिन ओजुन ने दोबारा शेडो ब्लेडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके उसे घायल कर दिया। वो राइजो को मारने वाला था, लेकिन तभी मीका ने उस पर गोली चला दी। भले ही ओजुन घायल हो चुका था, पर वो तेजी से मीका के पीछे आकर उसके सीने में तलवार घुसा देता है, जिससे वो जमीन पर गिर गई। ओजुन राइजो को भी मारने वाला था, मगर अब राइजो भी शेडो ब्लेडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना सीख गया था। वो तेजी से तलवार की मदद से उसका हाथ काट देता है। आखिर में राइजो ने उसके कंधे में तलवार घोंप दी, जिससे ओजुन की मौत हो जाती है। राइजो मीका को बाहर लेकर आया और खास तकनीक का इस्तेमाल करके उसके घाव को ठीक करने लगा, जिससे मीका को होश आ जाता है। मीका के घाव को देखकर डॉक्टर को लग रहा था तलवार दिल में घुस चुकी थी और अब वो जिंदा नहीं बच सकती। मीका बताती है, मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरा दिल राइट साइड में है। रायन इससे बहुत खुश हुआ। वो मीका और पूरी फोर्स को लेकर वहाँ से चला गया। राइजो किंगपिन की घड़ी को फेंक देता है और उसने किरिको की तलवार में सारे पेड़ों के तार काट दिए ताकि वो भी आजादी से बढ़ सके। राइजो उसी दीवार पर चढ़ जाता है, जिसका इस्तेमाल करके किरिको ने भागने की कोशिश की थी। राइजो जंगल के नजारे को देखकर मुस्कुराने लगा, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार आजादी महसूस की। राइजो की कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत और सही फैसलों से हर जंग जीती जा सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।